प्रदीप भाई, राम राम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? राम राम। बस बहुत बहुत बढ़िया। आपका मैं एग्जिट पोल देख रहा था आपको तो पता है मैंने एग्जिट पोल क्यों निकाला? जिससे कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठ सकूँ। गुड वन। काफ़ी समय से, बल्कि हम एक दो महीने से ये बातें कर रहे हैं गुजरात में क्या हो रहा है, खासकर की वहाँ। वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो आपका एग्जिट पोल आया। एक पहले तो मेरे को यार एक कॉन्सेप्ट समझाओ कि सब लोग वोट शेयर, एक फिक्स्ड वोट शेयर देते हैं। आप वोट शेयर में भी रेंज दे रहे हो, सीट में तो दे ही रहे हो, वोट शेयर में रेंज देने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये देखो, एक्चुअली वोट शेयर में कभी भी कोई इलेक्शंस के अंदर कोई फिक्सेशन नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ वेरिएबल विच इज़ देयर। अब कोई व्यक्ति कहे कि इस वोट पे या इस बूथ पे या इस सीट के अंदर 12,000 ही वोट मिलेंगे, हम्म। तो भाई मैजिशियन भी नहीं कर सकता, भगवान भी आके नहीं कर सकता। तो जब हर सीट के ऊपर या हर बूथ के ऊपर हर आदमी बोलता है भाई 10,000 से 12,000 के बीच में वोट आ सकता है, या 10,000 से 15,000 के बीच में पार्टी को वोट आ सकता है। तो जब हर वोट की रेंज है, या जब आप कोई एग्जैक्ट, इस देश में कोई नहीं बता सकता दुनिया में कि इस आदमी को 450 वोट ही मिलेंगे या 451 वोट ही मिलेंं। आप हम्म। एक रेंज ले सकते हो कि यार इतने इससे ऊपर वोट गिरेंगे और इससे नीचे गिरेंगे। हम्म। तो कॉन्सेप्चुअली जब आप वोट शेयर की रेंज होती तभी जाके सीट की रेंज आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वोट आपके फिक्स है। भैया अगर आपके वोट फिक्स हैं, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हो आम आदमी पार्टी से, मैं लड़ रहा हूँ भाजपा से, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे 50 वोट हैं और आपके 52 वोट हैं, तो भाई तुमको पता ही चल गया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ना। फिर सीट की भी रेंज क्यों दे रहे हो? जब फैक्ट दैट सीट की रेंज दी जाती है, उसका यही मतलब है कि वोट की रेंज दी जाती है। एक्चुअली लोगों ने सेफोलॉजी को बेसिक्स ही सही नहीं समझे कि लोग ग्राउंड पे नहीं जाते हैं और वो एक ऐसा कोरिलेशन कर देते हैं। पर या तो हम्म। सीट की रेंज होगी तो वोट की भी रेंज होगी, और वोट की रेंज नहीं होगी तो सीट की भी रेंज नहीं होगी। दोनों चीज़ नहीं हो सकती, तो दोनों में यार, से एक नहीं हो सकता। तो मतलब आप सही हो या ये सारे गलत नहीं, हैं? वो क्या कौन, ये सभी लोग, कोई भी नहीं दे रहा है आप मतलब? इनसे पूछो ना एक बार हाँ। करके। मैं कॉन्सेप्ट में लॉजिकल बात करूँ, जैसे आप एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे मेरे डेटा के अंदर। हम्म। एक चीज़, पिछले ही मेरा ये 30 इलेक्शन कंप्लीट हो गए फर्स्ट इलेक्शन से, क्योंकि मैंने तो यार ज़मीन पे खुद जा जाके सीखी है चीज़ें, कहीं से कॉपी पे, मतलब ऐसा नहीं कि उसने ऐसा किया ऐसे कर लो, या चीज़ें हम्म। अपने आप खुद अपने साइंस को बिल्ड किया है। तो एक और चीज़ है कि अगर आप देखोगे मेरे उसमें, अगर आप एक पार्टी की रेंज को सीट्स की बढ़ते हुए देखोगे तो दूसरी पार्टी की आप सीट्स की घटते हुए देखोगे। मतलब जैसे अगर मैंने बीजेपी का हम्म। देखा है, इसमें मैंने लिखा है 117 से 140, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। हम्म। तो मैंने देख उसके बाद कांग्रेस की आप देखोगे मैं हायर रेंज से लोअर रेंज दिखाता हूँ। अब कई लोग बोलते हैं ये तो क्या, जब दोनों की नीचे से ऊपर दिखाओ, इट इज़ फूलिश। क्योंकि जब बीजेपी 117 सीट लेके आएगी तो कांग्रेस विल बी एट इट्स हायर सीट। हम्म। सो ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस भी बढ़े और बीजेपी भी बढ़े। तो हम्म। वो भी एक चीज़ है जो कोई और नहीं करता, हम करते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है, कॉन्सेप्चुअली बेसिक। ऐसे नहीं हो सकता कि दो पार्टी जो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है, दोनों की रेंज साथ में बढ़ रही है। इफ़ वन इंक्रीजेज द अदर कम्स डाउन। ये दोनों बेसिक की चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता बाकी क्या करते हैं, पर यही सिफोलॉजिकल साइंस है। सही गलत है, बट दिस इज बेसिक साइंस। अभी मैंने देखा किसी एक व्यक्ति ने पोल में ऐसा कर दिया, बीजेपी की भी उतनी सीट दिखा दी, कांग्रेस की भी उतनी दिखा दी, रेंज भी उतनी कर दी, उसकी भी इतनी रेंज कर दी। जो भी आ फिर जाएगा उसमें एक प्लस एंकर, माइनस टू। उसके बाद फिर एंकर ने बोला कि उसमें कोई भी जीत सकता है। तो मैंने बोला यार चलो, इससे अच्छा तो यार आप ही कर लेते पोल करके। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इट? और इसमें, हाँ, मैं आऊँगा हिमाचल पे। उसमें जरूर। हुआ है। गुजरात से शुरू करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि आम आदमी पार्टी और थर्ड पार्टी पहली बार एंट्री हम्म। हुई है गुजरात में। तो आपने जो दिया है वोट शेयर जो दिया है भाजपा का 44 से 49%, आईएनसी का है 28 से 32, आम आदमी पार्टी का है 19 से 12%, और 9 से 7% अदर्स का है। सीट शेयर में 117 से 140, 51 से 34 कांग्रेस, 13 से 6 आम आदमी पार्टी। तो भाई साहब ये बताइए कि रेंज तो दोनों में ही, वोट शेयर में भी और इसमें भी बहुत बड़ी है। पहले मैं बीजेपी के बारे में बात कर लेता हूँ। एक्चुअली 44 से 49%। ये रेंज बड़ी नहीं है। आपको बताऊं क्यों? मैंने, जैसे आप जितने जो कॉल्ड पोलिंग कर रहे हैं आजकल, हम्म। आप उनका देखो। मुझे याद है महाराष्ट्र के इलेक्शन में और इस सब इलेक्शंस में, महाराष्ट्र के इलेक्शन ने 35-40 सीट्स की रेंज दी थी। महाराष्ट्र का इलेक्शन उठा के देखना आप, 2019 के चुनाव के बाद वाला जो, तब 40 की रेंज दी थी। लार्जली ये होता है कि आप 10% की रेंज दे सकते हो। तो मान लो 182 का होता है तो आप 19, 20, 21 की रेंज दे सकते हो। दैट अच्छा। इज़ द होल आइडिया। अब जैसे आप लोग इसमें भी आप चले जाओगे, लोगों ने 40-40 की रेंज दी हुई है। अब एक 670 वाले के इलेक्शंस में जो दिल्ली का हुआ था, उसमें लोगों ने 15 से 20 की रेंज दी थी। अच्छा। सो लार्जर ये है कि आपकी रेंज भले कोई भी हो, ट्रेंड
आपका एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रेंज कैन नॉट बी कि वो हर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करे। ये लेकिन मैं आपको ये थोड़ा वो नहीं होता, जैसे भाजपा का 1900 मतलब 2002 से तो 47-40% से नीचे आया ही नहीं है। 47 से नीचे नहीं आया, हाँ तो 47 से नीचे नहीं आया। हाँ तो आपको ये नहीं लगता यार 44 क्यों देना है, मतलब मैं 47 बताता से हूँ शुरू क्या, करता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि क्योंकि सब टीम्स अक्रॉस ऑन द ग्राउंड काम करती है। सो एक दो मॉड आए थे ऑन द, जो डेटा के सामने चीज़ें आई थी। एक ये था कि आम आदमी पार्टी इज ईटिंग इनटू 7 to 8% ऑफ द वोट ऑफ द बीजेपी, अच्छा। और दूसरा था कि आम आदमी पार्टी इज नॉट ईटिंग इनटू एनी वोट ऑफ द बीजेपी। एंड तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट इज बीजेपी गेटिंग मोर वोट्स देन लास्ट टाइम। जितने वोटर्स है, क्या बीजेपी 49 पॉइंट समथिंग वोट से थी, क्या पिछली बार से ज़्यादा वोट लेकर आ रही है? तो ये तो एक हमको ग्राउंड पे मिला था कि ऐसा कोई वोटर नहीं था जिसने कांग्रेस के लिए पिछली बार वोट डाला और जो बीजेपी पे इस बार डाल रहा हो, या ऐसा कोई वोट, वही चीज़ हो सकती है। तो मतलब ये है कि बीजेपी, क्या ऐसा कुछ वोटर्स आपको ग्राउंड पे मिले जो पिछली बार बीजेपी को वोट डाल रहे हो, इस बार आम आदमी को डाल रहे हैं? कुछ वोटर्स कई कई जगह मिले, कुछ ऐसे वोटर्स मिले कि जो कांग्रेस को कुछ वोट डाल रहे हैं, आम आदमी को बिल्कुल मिले। सो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बीजेपी पिछली बार के वोट शेयर से कम लेकर आएगी। अब कुछ सीट्स ऐसी थी जिसमें मार्जिन सौराष्ट्र में बहुत क्लोज मार्जिन है, तो उसमें इट्स जस्ट टू इंश्योर कि उन क्लोज मार्जिन सीट्स के अंदर डिविएशन को इम्पैक्ट ना किया जाए और वो डिविएशन मेंटेन रहे। So if you see the median of this, the median of this will fall somewhere around 47ish in all. That's what we ideally feel. अच्छा। But मैंने हरियाणा के चुनाव से एक चीज़ सीखी है कि तब हम लोग ने ये चीज़ ध्यान रखी थी, तब से आपको याद होगा सब 75 पार की बात कर रहे थे और जोश में चीज़ आ गई थी। और फिर तब चीज़ें क्या हुई थी, तब ऐसे ही हुआ था कि मार्जिन जो बीजेपी की वोट शेयर भी कंपैरेटिवली कम हुआ था, सीट्स भी बहुत कंपैरेटिवली कम हुई थी और बहुत क्लोज मार्जिन में सीट्स डिसाइड थी। तो जब मैं सीट वाइज डेटा को देखता हूँ, क्योंकि मैं तो हर सीट पे पोलिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मार्जिन कई सीट्स पे बहुत कम है, तो उस सिनेरियो के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए एज अ फैक्टर ये रखा गया है, अदरवाइज नॉट। और पहले मैं बहुत ज़्यादा ये करता था कि यार कम रेंज दो, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, दैट्स इट। अब मैंने, आप हिमाचल की देख लो, मैं तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हुए मैंने एक ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। कई लोग हैं जिनने ये भी इंश्योर कर लिया कि ये भी हो तो उनका, वो भी हो उनका। सो दैट इज़ वाई आई फील कि ये चीज़ इधर, बट दिस इज़ द रीज़न हम लोग ने इसको थोड़ा सा दिया है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी का 12 से 19% वोट शेयर रह सकता है जी। अब इसमें भी मैं बताता हूँ, दो है लोग कि क्या वो 20% क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। अब मैं एक बेसिक आपको इसमें थोड़ा ट्रेंड भी बता देना कि सितंबर में क्या था, अक्टूबर में क्या पहले था। में एक सिनेरियो था जिसके अंदर अगर आप बात करो अक्टूबर एंड ऑल के अंदर, तो ये 20% के ऊपर पार्टी क्रॉस कर रही थी एनी डे। अब देखो गुजरात के अंदर 4.9 करोड़ वोटर्स हैं, 60% मोटी मोटी पोलिंग हुई है, जिसको आप आ जाता है 2.7 to 2.9 करोड़ वोटर्स के बीच में। अब अगर मान लो 182 विधानसभा है, अगर हर विधानसभा में 30,000 की भी वोटिंग में पोलिंग करूं, तब भी जाके आपका वोट परसेंटेज 20% टच नहीं करता है। अगर आप हर विधानसभा 182 into 30,000 भी करो, उसको आप 2.9 2.8 करोड़ वोटर से डिवाइड करो, तब भी वो 20% क्रॉस नहीं करता है। अब लॉजिक पहली चीज़ ये, तो इसीलिए हम पहले मेरे को भी था कि 20% क्रॉस करेगी, पर जब मैं डेटा में माइक्रो गया, मैंने देखा टू अराइव एट मोर देन 20% वोट शेयर्स यू हैव टू गेट एटलीस्ट 30,000 एवरेज वोट एंड लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ऑब्जर्व किया, नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी नंबर 3 की प्लेयर है, और वो 12% 13% का भी वोट कई कई सीट्स पे लेके आ रही है, कई कई सिंगल डिजिट पे लेके आ रही है। विच मीन्स नंबर 2 फेज में आपने ऑब्जर्व ये भी किया होगा कि एक लॉजिकली सिफोलॉजिकल पॉइंट नहीं, बट एक कॉमन सेंसिकल पॉइंट है कि फेज 1 के पहले अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन गुजरात के 3 दिन के दौरे पे रहते थे, आपने देखा होगा। फेज 2 रह रहे थे, वहीं रह रहे तो एक दोपहर को आते थे, फिर चले वापस। जाते। फेज 2 के पहले एक भी बार नहीं आया वो, फेज 1 और फेज 2 के बीच में एक भी बार नहीं आया। फेज 2 में 93 सीट्स आती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी का 0 टेक ऑफ वोट है गुजरात नहीं, के शायद अंदर। अहमदाबाद में वो नहीं, रोड शो नहीं किया हुआ था ना। नहीं हुआ था, चेक करिए आप, नहीं हुआ था उस दिन। पीएम का ही रोड शो हुआ था। नहीं, दोपहर में किया था यार। नहीं, पीएम का ही रोड शो हुआ था, सिर्फ भगवंत मान उस दिन। अच्छा, हाँ, आप चेक करना एक बार। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक ऑफ वोट है आम आदमी पार्टी का नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात में 0 टेक ऑफ वोट है, विच इज़ देयर। मतलब कोई ना तो टेक ऑफ वोट मतलब, टेक ऑफ वोट मतलब ये होता है कि मान लो कि आप कोई चीज़ को शुरू करो, यूट्यूब पे आपने मान लो शुरू किया, तो आपका पहला वीडियो 0 व्यूज़ के साथ शुरू होगा। अब आपने कुछ महीनों तक आपने करते रह गए तो आपका चैनल सर्चेबल हो जाएगा,
तो आदमी को पता है इतने व्यूज तो इतने लोग तो मेरे एक लॉयल ऑडियंस तो बन ही गया। तो गुजरात के अंदर नॉर्थ और सेंट्रल के अंदर उसका कोई टेक ऑफ वोट नहीं है, मतलब जीरो तरीके से टेक ऑफ वोट है, कोई जीरो वोटर से वो शुरू कर रहे हैं। तो जीरो वोटर से आप शुरू कर रहे हो जहाँ पे आपके कैंडिडेट्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है, जहाँ एरिया भी ज़्यादा अर्बन है, तो आप ईट कर सकते हो थोड़े थोड़े वोट पर। वहाँ पे लोगों को पता है कि आप चुनाव जीत नहीं रहे हो, सो तो आप नंबर वेस्ट 2 नहीं करेंगे लोग, वोटर वोट वेस्ट कभी करता नहीं है। तो नंबर 2 के आप प्लेयर नहीं बन रहे, और नंबर 2 के आप प्लेयर नहीं बन रहे, कांग्रेस को ज़्यादा ईटन नहीं कर रहे, तो आपका वो 25% 20% क्रॉस होना मुश्किल है। तो आप इन 93 सीट्स के अंदर आप 20% से कम हो, इनफैक्ट 16-15% से भी कम हो। अब आ जाते हैं पहले फेज की सीट्स के अंदर, 83 सीट्स, 92 सेकंड फेज में था। और फेज में 80 से कुछ ज़्यादा सीटें थी। तो इसमें सौराष्ट्र में अगर मैं आपको बात करूँ, साउथ गुजरात में सौराष्ट्र में उसको अच्छा वोट मिल रहा है, और वो वोट अलग कास्ट फैक्टर्स पे मिल रहा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। इट्स सौराष्ट्र इज प्योरली वोटेड ऑन कास्ट इस टाइम, और उसमें वो वहाँ ईट इन कर रहे हैं वोट्स जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट वीक है और कांग्रेस ने भी वीक कैंडिडेट को फील्ड किया है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ जो है एंटी वोट जा रहा है। साउथ गुजरात के अंदर अगर आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा फिनोमेना होती, तो आप मुझे बताइए सूरत की 16 सीट से अगर आप थोड़े किलोमीटर दूर जाओ, डांग आती है एक ट्राइबल सीट, वहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और जीतने की स्थिति में। तो अगर एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ चेंज होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बड़ा प्लेयर होता, तो फिर आपको हर जगह रीजन में यूनिफॉर्मिटी रूप से देखने को मिलता है, जो हमें नहीं देखने को मिला है। सूरत के अंदर अब लोग बोलते हैं सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको 22% वोट है, पर वो जो 22% सीट्स है वो दो असेंबलीज में ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थी, वराचा और वराचा के साथ ये लिम्बायत और कतरग्राम वाले इलाके के अंदर। पर अगेन असेंबली इन म्यूनिसिपल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो 16 सीट्स हैं, तो 16 सीट्स में भी आप हर सीट पे 20% पोल नहीं कर रहे हो। आप सूरत ईस्ट पे चले जाओगे तो आप देखोगे वो 20% आप पोल नहीं कर रहे हो। तो ये लॉजिक के हिसाब से मुझे डेटा ये कहता है कि 20% आम आदमी पार्टी टच नहीं करेगी। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कंप्लीटली इलोप कर दिया है, 9 सीट 6 सीट 7 सीट, वो मुश्किल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कई कई जगह जैसे अब आप जाओगे सौराष्ट्र में, नॉर्थ गुजरात में, कुछ बंधे हुए कांग्रेस के वोटर्स हैं जो कांग्रेस को वोट डाल ही रहे हैं, जहाँ पे आपका जीरो संगठन है। तो वहाँ पे ये इसी कारण मुझे ये दो चीज़ें लगती है कि एक तो आम आदमी पार्टी 20% वोट के नीचे रहेगी, 19% समथिंग इज इट्स मैक्सिमम, एवरीथिंग हैपेंस वेल फॉर इट। एंड नंबर 2 इज दैट कांग्रेस पार्टी विल नॉट फॉल टू, जैसे लोग कह रहे हैं 12 13 14 सीट्स पे, ये फॉल होते हुए दिख नहीं रही है। सो आई एम लुकिंग एट इट एज अ वर्डिक्ट विच विल नॉट बी, जो ये 150 लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेटा डज नॉट टेल मी दैट इट, एंड ग्राउंड सेंटिमेंट ऑल्सो डज नॉट टेल कि ये 150 होगा। बात कर रहे हैं कि स्प्लिट वोट की, ये भी नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी इज ओनली टेकिंग कांग्रेस वोट्स, इट इज ऑल्सो टेकिंग बीजेपी वोट्स। सो उस सिनेरियो के अंदर जैसे कुछ एक लॉजिक दिया गया कि 2017 के यूपी चुनाव में बीएसपी और उन दोनों का वोट स्प्लिट हो गया था और बीजेपी को 300 प्लस आई थी उसमें, और इसमें ये फर्क है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी, उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी की प्योर लहर थी समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट, और वो पूरा वोट का मेजॉरिटी कंसोलिडेशन हुआ था बीजेपी के साथ में, और जो कोर वोट जिस पार्टी का रहा था वहाँ था। यहाँ आम आदमी पार्टी के पास कुछ कोर वोट नहीं है, और यहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर नहीं है। तो इन दोनों सिनेरियोज के अंदर जो, और तीसरी चीज़ है कि जो वोट स्प्लिटिंग हो रही है, वो वोट स्प्लिटिंग आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं कर रही है, कुछ एरियाज के अंदर बीजेपी की भी वोट स्प्लिट कर रही है। कौन से एरियाज हैं ये? सौराष्ट्र के अंदर, सौराष्ट्र में जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट शायद कमजोर हो। जहाँ पे दो हैं, जैसे सौराष्ट्र में लार्जली समाज के हिसाब से वोटिंग हुई है, कास्ट बेस्ड वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। सो जैसे आप मान लीजिए कोई कोली समाज है, कोली समाज ने ये देखा है कि मेरे कास्ट के कैंडिडेट को किसने टिकट दिया है, तो मान लो बीजेपी ने कास्ट के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, तो उससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने टिकट दिया, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहुत सौराष्ट्र के अंदर स्ट्रैटेजिकली किया है, तो फिर वो समाज उधर ज़्यादा लामबंद हुआ है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिकली क्या आपको लगता है मिलके किया है या ऐसे ही? नहीं, मिलके नहीं इनने किया है, पर इनने कास्ट को देख के बहुत ज़्यादा वोट, मतलब सौराष्ट्र में पर्टिकुलरली उस कास्ट को ज़्यादा टिकट दिया है, या तो जिसको बीजेपी ने वोट टिकट नहीं दिया है, या मान लो जिसको बीजेपी ने टिकट दिया और वो डोमिनेंट कास्ट है, तो उसी का उसने उठा के टिकट दिया जिससे डोमिनेंट कास्ट बढ़ जाए। अच्छा, ये चीज़ है। तो सौराष्ट्र में कास्ट, अब साउथ गुजरात में कांग्रेस ने सूरत में अपने पूरे बेस को रिसीड कर दिया आम आदमी पार्टी को, तो वहाँ पे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ज़्यादातर सीटों पे है।
और उधर जो यूथ वोटर है सूरत के अंदर, जो पिछली बार थोड़ा बीजेपी के साथ में था, वो थोड़ा कटा है आम आदमी पार्टी की तरफ अच्छा। सूरत के अंदर, क्योंकि सूरत में इट्स नॉट लार्जली टू डू विद आम आदमी पार्टी, बट वो एक पाटीदार अनामत समिति के वो जो अल्पेश है उसको उनने टिकट दिया है। पर उसमें भी कैच ये है रंजी की सिर्फ आप सूरत के अंदर पाटीदारों के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि पूरे सूरत जिले में अर्बन एरिया है और साथ में 35% ओबीसी है, 6-7% मारवाड़ी आते हैं, अलग अलग आते हैं। और आम आदमी पार्टी का पूरा जो मूवमेंट वहाँ पे रहा है वो पाटीदार डोमिनेटेड रहा है, और उसमें भी पूरा पाटीदार वो पोल हर सीट पे नहीं कर रही है। तो इसीलिए पाटीदार एक तरफा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है क्रॉस गुजरात। इनफैक्ट ज्यादा पाटीदार बड़े लिवा हो गया, कड़वा हो गया ने बीजेपी को वोट डाला है इस बार कंपेयर टू 2017। तो 2017 में डेफिनेटली पाटीदार मूवमेंट अवे हुआ था बीजेपी से, और जहाँ रूरल एजिटेशन, रूरल एंगर था, पानी नहीं पहुंचने का, ये सब चीज़ों की खेडूत के अंदर सौराष्ट्र में, तो वो दोनों जब कंबाइन हुए थे तो बीजेपी को सब्सटैंशियल लॉस सौराष्ट्र से हुआ था। अब इस सिनेरियो के अंदर उतने पाटीदार बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है जितने पिछली बार थे। और उस सूरत से अगर आप बाजू में नवसारी पे मूव कर जाओगे, डांग पे मूव कर जाओगे, आप वलसाड पे मूव कर जाओगे, तो इन एरियाज़ के अंदर आप, डांग को तो कांग्रेस है, इन एरियाज़ के अंदर आप देखोगे बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो व्हेन दैट इज द फिनोमेना, सो इन दैट लॉजिक यू आर नॉट यूनिफॉर्मली प्लेस्ड। तो आम आदमी पार्टी इज अ बिट्स एंड पॉकेट्स फिनोमेना इन गुजरात एज ऑफ राइट नाउ। तो ये जो इनका फॉर्मूला था ओटीपी वाला कि ओबीसी का सीएम कैंडिडेट, पाटीदार आपका ये गोपाल इटालिया जो प्रेसिडेंट था, और ट्राइबल्स में पकड़ थी थोड़ी, तो ये क्यों सक्सेसफुल है या कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ? ओबीसी का वोट क्यों नहीं मिला डिस्पाइट हैविंग अ सीएम कैंडिडेट ऑफ दैट कम्युनिटी? देखिए, एक चीज़ सबको थी यार, ये तो अब आम आदमी पार्टी को हमने देखा नहीं है, और कोई भी इलेक्शन जीतना इज नॉट अ 5 year project, it's always a 10 to 15 year project. Number two is that till the time Prime Minister Narendra Modi is there, Gujarat will not vote for anybody else. Because it's like, because Gujarat has made PM the PM, and Gujarat will not do anything जिससे प्रधानमंत्री के को पॉलिटिकली या उनके मान सम्मान को कुछ दिक्कत हो। तभी मोदी ने पूरा चुनाव अपने कंधों पे ले लिया था। दैट इज नंबर 2। तो ऑल ऑफ दिस डिड नॉट वर्क। नंबर 3, आपने ट्राइबल की बात करी। ट्राइबल के अंदर उन एरियाज के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी जहाँ पे कांग्रेस कंप्लीटली बेस वीक था। सो अब डांग में कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट फील्ड किया था, तो वहाँ ट्राइबल वोट आम आदमी पार्टी नहीं कांग्रेस को गया। दाहोद में पर वो बहुत अच्छा वोट ऊपर काट रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, और वहाँ पे एक सेंटिमेंट ऑफ जो है कि ट्राइबल्स उस तरफ मूव किए, तो उसमें चीज़ हुई। अब बात करते हैं ओबीसीज का मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जब ओबीसीज के साथ में आम आदमी पार्टी ये नहीं कम्युनिकेट कर पाई कि ओबीसीज को वो लेकर चलेगी। सूरत के अंदर ये क्या कि ये पाटीदारों को साथ में लेकर, युवा पाटीदार नेता है जो पाटीदार अनामत समिति का है, वो साथ में मिलकर करें, और ये चाह रहे हैं चेंज चाह रहे हैं। और एक थोड़ा बहुत सेंटिमेंट ये था कि थोड़े बहुत इनकी सीटें आ जाएगी तो बीजेपी असेंबली के अंदर उनसे सवाल पूछने के लिए कुछ लोग होंगे, और वो उनसे उनको चेक में रखने के लिए कुछ लोग होंगे, इसीलिए आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी। सेंटिमेंट ये नहीं था कि भाजपा की सरकार को पलट दो गुजरात के अंदर। तो ये एक फैक्टर आपका था। तीसरी बात ये चीज़ है कि आप एक चीज़ समझिए, जैसे बराचा की सीट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पाटीदारों के अलावा 50-60 हज़ार वोट नॉन पाटीदार का भी है, और वहाँ पे आपने पूरा अपना जो मूवमेंट है पाटीदार्स के अराउंड किया है, तो वहाँ बाकी के ओबीसी वाला आपका कार्ड नहीं चला है। कतारग्राम के अंदर खुद गोपाल इटालिया को बहुत दिक्कत है अपने चुनाव को जीतने में। ऐसा ना हो गोपाल इटालिया अपना चुनाव हार जाए, इट्स व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग। सो इट हैज नॉट वर्कड देयर। तो गोपाल इटालिया भी चुनाव हार रहे हैं, और ईसुदान जो उनके सीएम कैंडिडेट हैं वो भी बहुत मुश्किल इनके लिए। ईसुदान वाले में इन दोनों के लिए मुश्किल है काफी, गोपाल के लिए तो काफी कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे शायद पिछली बार भाजपा 60-70 हजार वोट से जीती थी। यहाँ सब जगह पे ना 55% प्लस बीजेपी का वोट हुआ है, और ये तब हुआ था जब पाटीदार अनामत पाटीदार आंदोलन सबसे ज्यादा था। इस टाइम नो डाउट सूरत में आम आदमी पार्टी अच्छा लड़ी है, नो डाउट उनके पास 20% से ज़्यादा वोट सूरत के अंदर आएगा, 25% भी क्रॉस कर सकता है, वराचा पे 30% भी टच कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट, 100%। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीट्स जो है कंप्लीटली कन्वर्ट कर पाए अक्रॉस गुजरात या ऑल द 16 सीट्स ऑफ सूरत। ये सेंटिमेंट नहीं है। इनफैक्ट सूरत में जब आदमी वराचा से मूव कर जाता है सूरत की दूसरी सीट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली डिफरेंट सेंटिमेंट होता है। और सूरत में आप ग्राउंड पे जब बोले यार वराचा और कतारग्राम में ये लोग अच्छा लड़ रहे हैं चुनाव, और पर कतारग्राम के अंदर जो
कॉम्पोजिशन और डेमोग्राफिक है इनके हिसाब से इनका नहीं हो पाएगा। तभी आपको याद होगा गोपाल इटालिया ने चुनाव जब चल रहा था उसके बीच में ट्वीट कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन नजर रखे, स्लो करवा रहे हैं ऑल ऑफ इट। और उन्होंने खुद ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया था जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि बदलाव होने वाला है, गुजरात की जनता आपने कमाल कर दिया। सो आई डोंट थिंक दैट आम आदमी पार्टी विल ओनली हैव फ्यूचर इन गुजरात प्रोवाइडेड इट बिल्ड्स इट्स संगठन। ना पंजाब में अगर आपको याद होगा 2017 से 22 में संगठन पे काफी फोकस किया था। सो देयर इज नो डाउट दैट आम आदमी पार्टी आगे चल के गुजरात के अंदर एक ओपोनेंट हो सकती है। पर हमने देखा है कि गुजरात में मेजॉरिटी जो लोग जो अपोजिशन के होते हैं वो जाके फिर बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, एक इसमें ये बताइए कि आपने 6 से 13 सीट का एक वो दिया है, तो इसमें 6 सीट तो आप कह रहे हो कि कंफर्म है, लगभग एक इंडिकेशन दे रहे हो, वो कौन सी हैं? 6 या 10 भी बता दीजिए कौन कौन सी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देखिए, एक तो सौराष्ट्र के अंदर 4 सीट्स आती हैं जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में दाहोद के अंदर 2 सीट्स है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये 6 सीट्स हम 100% कन्फर्म है। अच्छा, विच इज देयर। नाम याद है सौराष्ट्र वाले का? सौराष्ट्र में 1 सीट आती है, आपको मैं एक से अभी बताता हूँ। और ये भी बताइए कि ये जो 6 सीट पे जो जीतने का है, इनमें क्या कास्ट कॉम्बिनेशन और क्या फैक्टर की वजह से वो जीत रहे हैं? दाहोद के अंदर जो सीट्स है वहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स है। तो उन 2 सीट्स के अंदर अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा किया था वो वोट शिफ्ट आम आदमी पार्टी की तरफ कंप्लीटली हो गया। वो लार्जली कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग फील्ड के इसलिए हुआ है या कोई और फैक्टर है? नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे ट्राइबल वोट शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस का कैंडिडेट वीक है तो जो एंटी वोट है वो पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट जीते थे कांग्रेस के वो अपनी तरफ ले लिए, उसकी वजह से? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। दाहोद में बीजेपी के साथ हमेशा से दिक्कत रही है। अच्छा। 3 सीट इस बार निकालेंगे और बाकी तो 2 सीट्स के अंदर पिछली बार कांग्रेस अच्छा लड़ी थी और कांग्रेस से लोप हो गई है और वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो पूरा वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया है कि भाई चलो एक बार इस नई पार्टी को मौका देते हैं। फ्री बिजली की बात करेंगे, फ्री बिजली, और ये उसी जगह चल रहा है जहाँ गरीबी ज़्यादा और सरकार की स्कीम नहीं पहुँची है, तो उन एरियाज़ के अंदर चल रहा है। बाकी हम लोग बात करते हैं जाम जोधपुर के अंदर सीट है जहाँ आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे अमरेली के अंदर एक सीट है धारी जहाँ आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है, ये सब कांग्रेस का कार्य है। उसके बाद में ये 2 हो गई। उसके बाद तीसरी जो आपकी एक भावनगर के अंदर सीट है जो आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छा कर सकती है। और फिर एक और सीट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक चौथी सीट है जहाँ और आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है। और ये 4 कन्फर्म रफली सीट। ये 4 सौराष्ट्र में, 2 दाहोद में। 2 दाहोद में। अब बात करते हैं अपन साथ में आ जाते हैं सूरत में। वराचा एक सीट है जहाँ आम आदमी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है। ये अल्पेश कथेरिया वाली है? हाँ, वो एक सूरत में अगर एक सीट जहाँ पे सबसे अच्छा चुनाव लड़ रही है अल्पेश कथेरिया। पर वहाँ कैच ये है कि पाटीदार वोट तो मेजॉरिटी उसको वोट कर रहे हैं, अंडर करंट भी उसके पक्ष में है, पर जो नॉन पाटीदार डोमिनेटेड एरिया है उसमें उसको पोल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सो इसीलिए आई एम नॉट एबल टू कॉल दैट सीट आउट। इट कैन विन इट बट देयर आर चांसेस दैट इट कैन लूज सब्सटेंशियली आल्सो। अच्छा, तो ये एक और आपकी चीज़ इज देयर। उसके बाद आप तापी में जब मूव कर जाएंगे तो तापी के अंदर एक सीट आती है जहां आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चुनाव लड़ रही है, वो एक सीट हो गई। उसके बाद अगर आप अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, इन सब में कोई एरिया नहीं आता है। खेड़ा, आनंद में भी कहीं कुछ नहीं है। ये कच्छ में ये लोग कच्छ में नहीं है कुछ नहीं है। कच्छ अच्छा। में कांग्रेस एक सीट्स को कर सकती, करेगी, वोट काटेगी पर आगे बढ़ नहीं सकती है। तो ये थोड़ी बहुत जो है सीट्स कंफर्म्ड है। बाकी सीट्स जहाँ पे लड़ाई है, कुछ सौराष्ट्र के अंदर 2-3 सीट्स हैं और फिर ये सूरत के अंदर 1-2 सीट्स है जिसके अंदर लड़ाई है। बाकी नॉर्थ गुजरात में हम नहीं देख रहे। खेड़ ब्रह्मा करके था, खेड़ ब्रह्मा सीट नॉर्थ के अंदर आती है। पर वो हमेशा से कांग्रेस की करती हुई आई है, पर इस बार वहाँ पे बीजेपी भी जीत सकती है। मतलब चीजें स्प्लिट होने की वजह से हो सकता है, तो वहाँ आम आदमी पार्टी का जीतने का चांस कम है। और एक सुरेंद्र नगर में भी एक सीट है जहाँ पे वो अच्छा चुनाव लड़ रही है, पर अगेन एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस है। वहाँ पे भी 5 में से 3 से 4 पे बीजेपी है। तो मोटे मोटे इसीलिए 5 से 6 प्लस जाएगी आम आदमी पार्टी। इसमें मैं ये देख रहा था, कुछ आपका नहीं देखा मैंने कास्ट वाइज ब्रेकअप, लेकिन एक्सेस का देखा था। उसमें ये था कि जो एससी वोट है ना वो काफ़ी शिफ्ट हो गया है, लगभग बीजेपी से ज़्यादा एससी वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है गुजरात में। एसटी वोट्स पे मैं अग्री कर सकता हूँ। एसटी वोट तो बीजेपी का थोड़ा सा ज़्यादा है मार्जिनली। एसटी वोट्स पे हम लोग का जब कह रहा है हमने देखा था, एक्चुअली एससी वोट्स के अंदर देयर इज अ ट्राइपोलर शिफ्ट विच इज देयर। सो अगर इन टोटलिटी हम बात करेंगे एससी वोट्स के अंदर,
तो एससी वोट्स के अंदर जो हमारा डेटा कहता है कि रफली कांग्रेस पार्टी भी जो है 25% से ज़्यादा पोल कर रही है, बीजेपी भी अराउंड 30% कर रही है, और उतना ही आम है। आदमी पार्टी भी 32, 33, 31 तक कर रही है। तो देयर इज द लेकिन ये मार्जिनल लाइन। सरप्राइजिंग नहीं है कि एक पार्टी जो इतने 27 साल से है उससे ज्यादा 1 मिनट मतलब 6 महीने में आके एक ये पार्टी। ट्राइबल और एससी में इसलिए है क्योंकि महंगाई एक इशू है ग्राउंड पे, और जहाँ जहाँ जैसे मैंने आपको कहा कि सरकारी स्कीम्स नहीं पहुँची हैं, उन जगहों पे या जहाँ पे एमएलए ने उस पहुँचाया नहीं है, तो आदमी जिसकी इनकम नहीं बढ़ी है और जहाँ पे उसको महंगाई का असर है विच इज़ देयर, और वहाँ स्कीम सरकारी नहीं पहुँची है, तो वो बोलता है चलो एक बार फ्री ट्राई करके देखते हैं, मेरा बिजली का बिल फ्री हो जाएगा तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। क्या बिजली का बहुत बड़ा फैक्टर है क्या वहाँ पे बिजली इन बिलों का? एरियाज में कुछ एरियाज जो एक्सट्रीमली, जहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुंची, मान लो जहाँ पे सुविधा नहीं पहुंची, और उसके साथ में जाके मान लीजिए जहाँ पे एमएलए ने काम नहीं किया, तो वहाँ पे जो ये फ्री का है वो पॉलिटिक, वो फ्री वाली चीज़ चल रही है। इट इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग इन अर्बन एरियाज। नाउ कैच ये है अरुण जी कि इन द नेक्स्ट 10 years इंडिया विल बिकम मोर अर्बनाइज्ड। लाइक आई रिमेंबर अरुण जेटली यूज्ड टू से, अरुण जेटली जी ने एक बार बड़ा 12 साल पहले मैं पढ़ रहा था, कहा था कि बाय 2030 रूरल विल नॉट डिसाइड इंडियाज नैरेटिव, इट विल बी अर्बन विच विल डिसाइड इंडियाज नैरेटिव। तो वी आर धीरे धीरे हम लोग मूव कर रहे हैं सेमी अर्बन की तरफ। सो आने वाले 15-16 साल के अंदर इट विल बी अर्बन विच विल डिसाइड लार्जली द नैरेटिव विच इज देयर, नॉट रूरल विच इज देयर। और ये अभी इन्फ्लेशन का एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, वहाँ पे जाके ये फ्री वाला चीज़ जो है वो चल रहा है, बट वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। ये अर्बन रूरल पे मैं आऊँगा क्योंकि जब दिल्ली में आते हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। अभी मैं दिल्ली पे आऊँगा। अच्छा, इसमें एक और कास्ट की आपने बात की, जैसे इस बार हम लोग ने पूरा कास्ट वाइज डेटा जो किया था, हमने रिलीज किया था, इस बार पाटीदार भरे युवा हो गया, कड़वा हो गए, दोनों 60%, 55% से ज़्यादा पोल बीजेपी के लिए कर रहे हैं। सो पिछली बार में इसमें फर्क ये है कि ज़्यादा पाटीदार लामबंद हुए हैं बीजेपी के साथ। जो छठा है वो है ट्राइबल, और ट्राइबल वोटर ज़्यादातर छठा है और एससी थोड़ा बहुत छठा है। अच्छा, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी नहीं, बीटीपी इसका ये आम आदमी पार्टी पूरा लेके चलेगी। एक सीट छोटू वसावा अपनी निकाल जाएगा, झगड़िया वाली सीट है, बाकी जो है अगर इनका अलायंस रहता जो हाँ। पहले अलायंस किया था फिर टूट गया था तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं फर्क। नहीं, देखिए वोटर आजकल ना क्या है, जीतने वाले को वोट करता है, जो जीतने वाले को हराता है उसको वोट करता है। अब धीरे धीरे इलेक्शन चुनाव लार्जली बाइपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की हर सीट पे जमानत जब्त हो जाएगी, तो ऐसे कहने को तो असदुद्दीन ओवैसी जो है मीडिया के अंदर तो बहुत बड़े नेता है। मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के पास तभी जाएगा जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कंपैरेटिवली हताश की तरफ जाएगा, बोलेगा यार हम तो अब जो हम जिसको वोट करते हैं वो जीतता ही नहीं है, चलो जाके इसी को खड़ो, चलो हमारे जैसा दिखता है, बोलता है, करता है, ऑल ऑफ इट। अब ये बात है कि आम आदमी पार्टी ने शायद ये सोचा था कि हम अगर कांग्रेस से 20% से ऊपर आ गए तो बेसिकली हम कांग्रेस को तीसरे नंबर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इसके वजह से हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका इन सब में जाके हम अपने आप को और 2024 में अल्टरनेटिव टू मोदी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। 24 में नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका नैरेटिव जो होने वाला था। देखो, नैरेटिव तो मीडिया से जो भी पार्टी कुछ भी करेगी वो है, भी उठा उनका के तो बोलेंगे, मीडिया से ही चलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके हिसाब से 15% मान ले बीच में लेके आते हैं 12 और 19 आम आदमी पार्टी if it works in Gujarat can be the opponent to the BJP for sure, irrespective of this 10%, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पता नहीं कौन कांग्रेस की थिंकिंग करता है, समझाता है। आई थिंक द बेस पे दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, बेस ऑफ देयर कंप्लीट थिंकिंग इज रॉन्ग। इलेक्शनिंग और एनजीओ में फर्क होता है। इलेक्शनरिंग एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट विनिंग इलेक्शंस। व्हेन यू विन इलेक्शंस you get power, you get machinery, you get administration to execute your policies. That is the most important thing. Now Congress party has given away all its traditional bases to the BJP, to Aam Aadmi party. Delhi was once a Congress bastion. Now Congress is not even a 10% voting party. Haryana, आम आदमी पार्टी स्लोली एमर्जिंग देयर एट पॉकेट्स, बट देयर इट इज, मतलब वहां पे अगर हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो वो बीजेपी की कॉस्ट पे भी बढ़ेगी। पर अगेन वो बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो इलेक्शन पहले बाइपोलर था बीजेपी और कांग्रेस का, उसमें एक और पार्टी एंटर हो गई। गुजरात में जो बीजेपी कांग्रेस था उसमें ये पार्टी एक और एंटर हो गई। तो ये इसमें कॉस्ट कौन, जहां पे वैक्यूम की पॉलिटिक्स में वैक्यूम हमेशा फिल हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी के साथ दो सबसे बड़े इश्यूज हैं।
उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक, वो चीज इज देयर, उसमें कोई नहीं है, मतलब पॉलिटिकली इट हैज गॉट पावर इन 2 स्टेट्स, इट इज ऑन द नेम ऑफ अरविंद केजरीवाल। बट पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टी जब ग्रो करती है उसका एक आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है जो ग्रो करना जरूरी होता है, तभी जाके वो पार्टी जो होती है सस्टेन कर पाती है नेशनल पॉलिटी में। एक विचार होता है जिसको आप परकोलेट करते हो। लेट 1980s में बीजेपी की 2 सीट्स आई थी इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद में जो चुनाव हुआ था उसमें, एक आई थी महसाना की और एक आई थी आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी गॉट 80+ सीट्स ऑन द राम मंदिर। There is an ideology which is there. What is the ideology of Aam Aadmi Party? That is not being communicated, or that is not there. It is a group of people who have come together. Now, VP Singh also at a time, if you remember, was there. ये सब experiments जो होते हैं ये short-lived experiments होते हैं अगर आपके पास ideological footprint नहीं है. Why is Congress struggling today? Is that Congress is looking at India from the realm of 1960s and 50s. Which is where Jawaharlal Nehru was a very tall leader, उसके basis पे चलते गए. Now India has moved beyond that. Prime Minister Narendra Modi is the tallest leader, but he also needs a Sangathan to get it to vote. Today also in Gujarat the voting is comparatively so less. Enthusiasm is so missing, which means that the party which was saying कि change लाना चाहिए वो वोटर को enthuse ही नहीं कर पाई। जो 27 साल से इनकमेंट है उसको क्या फर्क पड़ रहा है कम वोटिंग हो या कंपैरेटिवली, मतलब क्या हुआ कि हर पार्टी के कार्यकर्ता वोट करके गए। अगर एक चेंज वर्डिक्ट होती है, जैसे 24-14 के अंदर एक चेंज वर्डिक्ट थी तो लोग खुल के निकले, यहाँ चेंज वर्डिक्ट अगर होती तो इट शुड हैव बीन अ सब्सटैंशियली गुड वोटिंग परसेंटेज। सो आई फील दैट पॉलिटिक्स में पार्टीज विच हैव आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट विल सस्टेन लॉन्गर, इट इज देयर। बट आम आदमी पार्टी अभी द वे कांग्रेस इज रिसीडिंग will definitely occupy a space in the national polity. बट तो ये जो मॉडल के हिसाब से आप I'll tell you the model of the Aam Aadmi Party's model is only based on one model, which is Delhi model. That's it. The day the Delhi model cripples, the entire ये जो इनके बाकी की चीज़ों क्रिपल होगा। जब तक दिल्ली मॉडल इनका स्ट्रांग रहेगा बाकी जगह इनको मौका मिलता की चांस मिलते रहेंगे। इनके हर नैरेटिव क्या होता है, एक मौका हमें दो, हमने ये चीज़ करके दी, राइट। जहां दिल्ली में इनका क्रिपल हुआ अल्टीमेटली इनकी चीज बाकी तरफ में क्रिपल हो जाएगी। दैट्स द डेंजर ऑफ दैट मॉडल। बीजेपी के साथ में डेंजर इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो एक मॉडल क्रिपल भी हो गया, मान लो चीज हट गई, उसके पास इतना बड़ा एक आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट है कि वो 10 साल में एक नई लीडरशिप को एमर्ज करके एक नए नैरेटिव को एमर्ज करने की एबिलिटी रखता है। हाँ, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और असम में हिमंत बिस्व शर्मा हैं, महाराष्ट्र में आपके पास फडणवीस हैं, तो इस तरीके से काफी सेकंड रंग लीडरशिप है। एंड देन यू हैव माइक्रो मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ अमित शाह, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर। बट देखो जब आप पावर में अंदर पावर से आप जब जाते हो, कभी भी कोई पार्टी जाती तब आपको समझ में आता है कौन आपका क्या चीज इज देयर, कितना है। पहले कांग्रेस कहते थे कि कांग्रेस नोज हाउ टू बी इन द गवर्नमेंट एंड बीजेपी नोज हाउ टू बी इन ऑपोजिशन। नाउ इट इज द अदर वे अराउंड, दैट बीजेपी नोज हाउ टू विन द इलेक्शन एंड हाउ टू स्टे इन गवर्नमेंट एंड कांग्रेस डज नॉट नो हाउ टू बी एन ओपोनेंट। आप ये देखो ना, वो चीज पूरी टर्न हो गई ना, ये कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये देखिए जैसे मतलब जो समझ है पॉलिटिकली, अब क्लियरली कांग्रेस तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल से शुरू करनी चाहिए। मेरे को लग रहा है उनका लॉजिक ये है कि उनको लगता है कि ब्रांड राहुल गांधी की को इलेक्शन से अलग कर दो, उसके बारे में क्रेज और यूफोरिया बनाओ, उससे क्या और उस क्रेज और यूफोरिया में जैसे अब्राहम लिंकन का क्रेज और यूफोरिया करके बताओ कि ये पूरा स्ट्रगल, आप उनका लुक्स चेंज करो, सब कुछ देखो, और उस फिर जाके फिर कहीं मान लो कर्नाटका में जैसे अगर ये लड़ते अच्छा है चुनाव, आपस में नहीं लड़ते हुए अच्छी बीजेपी को फाइट दे सकते हो, मान लो सरकार में आ जाए तो बोले देखो ब्रांड राहुल रिवाइव हो गया। बट द पॉइंट एंड द कैच इज आर्यन जी, दैट कांग्रेस पार्टी के पास में अभी जहाँ जहाँ उनके संगठन थे, जो जो स्टेट्स के अंदर उनके संगठन थे, वो कंप्लीटली हटते जा रहे हैं। अब इस देश के अंदर एज अ मेजर पार्टी तब तक नहीं बन सकते जब तक आप उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर आप एक मेन प्लेयर ना बनो। मतलब क्या हुआ, मोदी के अल्टरनेट मॉडल बनेगा खिचड़ी मॉडल या गठबंधन मॉडल, क्योंकि उसके अलावा कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो 150+ सीट लाने की आज स्थिति रखती है। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो चलो 2024 में मान लो जीत गए, लेकिन बात आती है 2029 की, जब मोदी जी अगर साइड में हो जाते हैं उसके बाद क्या पार्टी में वो है कि जो
इसकी समझ है। आम आदमी पार्टी का एक मॉडल ये भी है कि वो सोशल मीडिया और उस पर इतना मिस इन्फॉर्मेशन तरीके से माहौल जो बनता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 6 महीने में आप 15% 20% वोट शेयर लाने का मादा रखते हो सिर्फ हवा बना के या अपने मॉडल को दिखा के, तो मतलब उतना ही डिफरेंस है, 10% का ही डिफरेंस है। अगर आप Actually, वो भी टेक ऑफ कर जाते हो तो फिर खत्म। इसमें मेन मैं कारण दूंगा कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस को, बीजेपी इसमें कुछ कर नहीं सकती क्योंकि है। देखो स्पेस तो कोई ऑक्यूपाई करेगा ही, हाँ। स्पेस तो इसमें बीजेपी की ऑक्यूपाई स्पेस कोई करेगा ही। हम्म। अरे जब कांग्रेस पार्टी को गुजरात में लोगों ने 77 सीट्स दी, कोई भी दूसरी पार्टी होती जिसमें बेसिक कॉमन सेंस होता, जिसमें थोड़ी सी अक्ल, मतलब सॉरी टू से बट दिस इज वेरी, मतलब एज अ सिफोलॉजिस्ट हु हैव ट्रैवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द अच्छा, ये कंट्री। जो आपने देखा क्या कि ये लोग बोल रहे थे कि कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रही थी उन्हें कांग्रेस। कांग्रेस का है भाई, हाँ, कांग्रेस उधर ही जहाँ सीटों पे लड़ रही है, जैसे सौराष्ट्र में कैंडिडेट्स लड़ रहे थे। कैंडिडेट, हिमाचल में भी कैंडिडेट लड़ रहा है। अच्छा। अरे आपने हिमाचल में जब जाओगे आप देखना, हम्म। जो कांग्रेस के होर्डिंग है उसमें कैंडिडेट की फोटो सबसे बड़ी, फिर हाथ की फोटो नेक्स्ट बड़ी, छोटी सी प्रियंका गांधी की फोटो, छोटी सी राहुल गांधी की फोटो, मतलब खुद ही नहीं चाहते कि भैया उनकी चीज में उनका मॉडल ये है, तो इट्स अ कैंडिडेट विच इज फाइटिंग द इलेक्शन नाउ। अब 77 सीट्स किसी पार्टी को अगर आपने, जनता ने दी, लॉजिकल क्या होता कि वो पार्टी खून पसीने की मेहनत वहां पे करती, जनता के मुद्दे उठाती है, 15 सब कुछ करती, 15 से ज्यादा लोग चले गए बीजेपी के अंदर, उसके बाद आपने उस इलेक्शंस को भूल गए, आप सब जनेऊधारी ब्राह्मण थे, उसके बाद आप उस स्टेट को खुद भूल गए। वहीं आप कंपेयर करो बंगाल में बीजेपी को जनता ने मेन ओपोनेंट बनाया, सो एवरी आप महीने में देखोगे इट इज देयर स्टार्टेड टू, 1-2 महीने लगे उसको अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, 3 महीने लगे, बट नाउ इट इज बिहेविंग लाइक एन ओपोनेंट। Wherever Congress never behaved like an opponent in Gujarat. बट अभी इतनी फ्रेंडली फाइट कैसे हो रही है वहां पे? इतना मतलब आत्मीयता बढ़ गई है, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी में तो नहीं, बीजेपी और टीएमसी का तो चलता रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी अब वो वाली बातें नहीं है। अब ममता बनर्जी को भी अगर आपको याद होगा कि वो उनने एक कमेंट दिया था कि आई एम नॉट अगेंस्ट आरएसएस एंड प्राइम यूनिवर्सिटी। तो कई चीजें होती है पॉलिटिक्स में जो आपके, और फिर जब इतना कैश निकला है तो फिर उनको भी समझ में आ गया होगा कि यू शुड नॉट पंच बियॉन्ड देयर वेट। वरना मुझे याद है एक समय में जो प्रो ममता पत्रकार हुआ करते थे, उनको लग रहा था कि अब वही बस दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाले हैं। तो जब ममता जी आई थी जीतने के बाद में, तो सब पत्रकारों का इंटूराज लेके आई थी, और बंगाल के सब ये पत्रकार जो थे आपके बालीगंज और इन सब के एरियाज के, वो आए, उनको पूरा, वो आपको याद है ममता जी ने पूरी करी, जिसमें कोल्ड अनकोल्ड जर्नलिस्ट जो है उनमें से वो भी एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट भी और एक्टिविस्ट भी और बॉलीवुड वाले भी, अब वही जाके राहुल गांधी जी के साथ हाथ पकड़ के भारत जोड़ो कर रहे हैं। सो यू नो दिस इज द सेम ग्रुप ऑफ पीपल विच इज टॉगलिंग यार, ये 1 2 3 4 5 के बीच में। अरे बॉस, वेयर आर यू गेटिंग द रियल वोटर्स? The more you stand with these people, the more it will hurt you. Because they are already discredited people. अब इनमें से एक बॉलीवुड वाली एक्ट्रेस है, यार इनकी पिक्चरें, एक एक्टर है जो, एक डायरेक्टर है जो एक जमाने में बड़ी अच्छी पिक्चरें करा करते थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी। अब इन लोगों की जहां ये जाते हैं उसको डुबा देते हैं, इनकी एक पिक्चर नहीं हिट होती है। आप समझ रहे हैं, इनकी एक पिक्चर नहीं हिट होती। तो जब आपको समझना चाहिए यार, एक समय में तुम स्टार हुआ करते थे, तुम्हारे लोग तुम्हारी पिक्चर देखने के लिए इतना तैयार होते थे, और शायद तुम एक व्यक्ति को थिएटर में नहीं पुल कर पा रहे हो इतनी पीआर के बाद। तो मतलब तुम अपने अंदर तो चिंतन करो कि तुम कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, जनता क्या सोच रही है, उसी में जमीन आसमान का फर्क है। सो इट इज द सेम ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुडे द हैव नॉट्स, and they are completely away from the ground reality. And the issue with these political parties is they are themselves, getting them, they are themselves, I would say, kitty partying with the same group of people. And it will not help you get more votes. Ultimately, it's about who gets votes to win elections. Nothing more than that. Kejriwal is smarter than Congress, much smarter than Congress. That's why he has distanced himself from these people on the face of it. On the face of it. That is the operative word. अच्छा, इसमें जो क्या हुआ था पिछले एक साल पहले लगभग, जब सीएम बदला था गुजरात में, तो सारी कैबिनेट भी बदल दी थी, पूरा मतलब एक तरीके से अपनी एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म कर लिया। तो उनमें से जो भी स्टार जो मंत्री हैं या वो हैं, उनमें से सब लगभग जीत रहे हैं, कह सकते हैं। अब देखो, जो लेटेस्ट में बात करता हूँ मैं, तो हर्ष संघवी मजूरा से इज विनिंग मोर देन 65% वोट से।
बाकी रीवाबा जडेजा जो नई एंट्रेंट हैं वो भी अपना चुनाव जीत रही हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, देखिए रेन जी, गुजरात में हर वोट जो पड़ा है मोदी के नाम पे पड़ा है। कोई भी मिनिस्टर को कर लो आप, कुछ भी कर लो, इनमें अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हटा दो, एक वोट ना चीज़ हो। इस ओनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसके नाम पे पूरा गुजरात में वोट पड़ा है, और अमित शाह ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया सी आर पाटिल साथ वो। बाकी हर्ष संघवी अकॉर्डिंग टू मी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर बिकॉज he has been able to poll on his seat more than 65-70%, which is अभी there. बीजेपी के सामने ये चैलेंज है, गुजरात में ही नहीं, कर्नाटका में भी और Leadership हिमाचल का है। में भी लीडरशिप का। But you know, this BJP also has to see, we look at it from a distance, कि whether it is over dependency on the Modi model. Now, when वो you तो ask है। BJP, they say कि our leader is so strong. I am not denying that. He is today globally the most powerful leader, most popular leader. But elections on the assembly level and on local level, others are not always formed on a national narrative. The Delhi is the case of it. वही Delhi मैं has बोल more netas than Without karyakartas. Modi, this is what Yes. state BJP unit looks like. Yes. Yeah. And you know, there are so many, इतने सारे नेता हैं वहाँ पे दिल्ली में, and the party has to take a call to project one of them. और कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो ना, जैसे यूपी में है, देयर इज अ योगी फैक्टर प्लस देयर इज अ मोदी फैक्टर, देन बोथ कंबाइन Now टू। see, Assam also you got Himanta who is able to pull votes on his name. या So महाराष्ट्र में भी यू हैव सम। there is there, Fadnavis is there. Yeah. You have not completely left it to someone, right? So in Delhi you have to see that, because ultimately. चलो अब दिल्ली पे ही आते हैं, एमसीडी 2020 की बुरी हार के बाद एमसीडी में आपका जो प्रोजेक्शन है वो है कि 92 आप मैक्सिमम दे रहे हो, और इसमें वो भी काफी मैं ग्रेशियस हूँ थोड़ा। अच्छा। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा क्लोज होने वाला है। ये सबको लग रहा है, पर मैं आपको बताऊं क्या, मेरा इसमें बिल्कुल, मैं दिल्ली के, मैं अरियन जी 20 का इलेक्शन भी सही किया था, 19 का भी किया था, बीच में एमसीडी 2017 का किया था, तो मैं दिल्ली थोड़ा समझता हूँ। और इस वक्त मैं तभी कॉन्फिडेंट रहता हूँ जब मैं खुद भी ग्राउंड पे रहता हूँ, और इन तीनों इसमें भी मैं पर्टिकुलरली ग्राउंड पे था, और मैं पोलिंग डे पे भी था। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरा टीम ने तो वार्ड वाइज डिटेल्स करे ही हैं, मैं पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 70% से महिलाएं अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स, एज ग्रुप्स आम आदमी पार्टी को वोट करी, नंबर 1। मिडिल क्लास वोटर्स जो बीजेपी के, उसमें स्लाइट डेंट आम आदमी पार्टी कर रही है। लोअर क्लास जो वोटर है अक्रॉस कास्ट, वो आम आदमी पार्टी के साथ मेजोरिटी है। तो फिर आप इसमें क्लोज कहाँ कहोगे ना, भले सीट मान लो वार्ड की मार्जिन 100, 150, 200 भी हो जाएगी, तो महिला जहाँ ज़्यादा है वहीं पे चीज़ उसको पोल होगा। बीजेपी वही वार्ड जीत रही है जहाँ उसका कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा है, तो वो कैंडिडेट जहाँ जहाँ अच्छे हैं वहाँ पे बीजेपी जीत रही है। पर वर्डिक्ट इज फॉर चेंज, पीपल वांट टू सी आम आदमी पार्टी गेट अ चांस इन एमसीडी, बिकॉज कूड़ा इज अ बिग इशू। लेकिन पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, आपको पता है? कौन सी पार्टी का? आम आदमी पार्टी ने। क्योंकि वो उसको चुनाव क्या, उसका आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बीजेपी की कंपैरेटिव संगठन है। मतलब एक चीज आप मानो कि बीजेपी का अगर 20 संगठन है तो आम आदमी पार्टी का भी 18-19 रहेगा। तो आप बीजेपी हैज द एबिलिटी टू गेट पीपल टू वोट, आम आदमी पार्टी ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू गेट पीपल टू वोट, विच इज देयर। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे जो लोअर क्लास के वोटर है बोलते हैं भैया ये झाड़ू वाला हमारे साथ में हमको फ्री दिया है, बिजली दी, सब दिया है, खड़ा है। तीसरी चीज ये है, एमसीडी वालों की रेपुटेशन बहुत ही खराब है। तो सच्चाई है, मतलब ग्राउंड पे जो लोग बोल रहे हैं, नौ चौथी अगर है तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपने काम को लोगों के बीच। 2020 के कंपैरिजन में अगर बात करें तो क्या मिडिल क्लास जो वोट 2020 के कंपैरिजन में कि आम आदमी पार्टी का वोटर जितना उतने प्रति एक्साइटेड था उससे कम हुआ है, क्योंकि ये कम हुआ है, स्पेशली मिडिल क्लास। It is more a poor dominated phenomena right now, especially middle class. So BJP started to attack and take Aam Aadmi Party. First it used to ignore. But I'll tell you one thing, BJP fought this election very well in the last 10 days. Had it applied the same might for 3 months or 4 months in advance, आप बहुत जो आप बात कर रहे हो, खुद ही नहीं पता था कि 3-4 महीने पहले इलेक्शन होने वाला है। वो तो जब गुजरात में बढ़ते दिखे तो फंसाने के लिए थोड़ा किया था। ये भी चीज इज देयर। तो और एक और चीज है, कोई भी चुनाव के वक्त कैंपेनिंग से नहीं जीता जाता। आज की तारीख में आप चुनाव तभी जीत सकते हो जब नहीं हो रहा, और जब चुनाव नहीं चल रहा तब आप कितना ज्यादा सक्रिय हो, और ये फर्क है बस। बीजेपी फॉट अ वेरी गुड इलेक्शन इन दिल्ली,
but it's not enough for them to मेरे make it ख्याल a से close fight. 2020 में भी इलेक्शन तो बहुत अच्छा But लड़ा all था। of them is very close to the election. The fact is that you can't win elections by creating mahol only close to the election. That's what exactly happened with the Aam Aadmi Party in Gujarat. What did Aam Aadmi Party do? यार पर्ची पे लिखे आप ये सब की हम जीत रहे। Most voter is very smart. Elections अलग अलग लेवल पे लड़ा जाता है। एक तो बूथ के लेवल पे लड़ा जाता है, एक नैरेटिव के लेवल पे लड़ा जाता है, एक लीडरशिप के लेवल पे लड़ा जाता है और एक संगठन के लेवल पे लड़ा जाता है। इन 4 लेवल पे चुनाव लड़ा जाता है। अगर ये 4 आपके सॉलिड नहीं है तो नहीं हो सकता। आप उतना एंटी करप्शन की चीज चली थी 2014 के पहले में, ये बनारस में भी चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, क्या वो नहीं हुआ? बिकॉज जीरो संगठन। हु कैपिटलाइज? बीजेपी कैपिटलाइज। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट all these 4 have to be in solid, and Delhi generally verdicts in India are not confused, Renji. So here if it is about change, it will be about change. And इतने भी बीजेपी के कैंडिडेट्स अच्छे नहीं कि 120 सीट आप जो कह रहे हो ना क्लोज वाला चीज इज देयर, which I see. So I see that it will be a, data tells me it will be a बदलाव verdict, and I'm confident because women have polled largely with आम आदमी पार्टी. अच्छा, इसका क्या, एक तो ये एससी वोटर, झुग्गी वाला वोटर्स, इनका तो भाई क्लियर है कि आपको फ्री मिल रहा है, फ्री भी का आप रेवड़ी का कल्चर आप वो थोड़ा एसोसिएट कर सकते हो। वुमेन वोटर का क्या फैक्टर है कि वो उधर जा रहे हैं ज़्यादा? महिलाओं का एक तो पहली चीज़ ये है कि लाइट का बिल इनका जो है फ्री आता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये कहते हैं कि भाई जो आसपास हमारा कूड़ा है वो एमसीडी वाला सुनता नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि एक ये अस्पतालों के अंदर अगर आप, ये महिलाएं कहती है कि भाई अगर आप जा देते हो तो हमारे आजू बाजू के स्कूल वाला जो चीज़ इज देयर, कई स्कूल्स जो कहते हैं कि भाई हमारा जो स्कूल है वो ठीक हुआ है, ऑल ऑफ दिस। तो दिस होल नैरेटिव विच इज़ देयर ऑन द ग्राउंड इन दिस, किया स्कूल ठीक किए हैं, और नैरेटिव ऑन द टू कि बिजली के बिल को फ्री किया। ये 2 नैरेटिव है पूरे इसके। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कि वोटर्स को कोई दिख नहीं रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसको वो प्रेफर कर सकें ओवर अरविंद केजरीवाल। वो पर्सनैलिटी का कोई नहीं है, कलेक्टिव लीडरशिप का कुछ नहीं होने वाला है। कलेक्टिव लीडरशिप ऑक्सीमोरॉन होता है। व्हाट इज कलेक्टिव लीडरशिप? आप ये पॉडकास्ट के अपने चैनल को चला रहे हो, आपके नाम से वो एसोसिएटेड है, आपकी टीम के नाम से एसोसिएटेड है। व्हाट इज कलेक्टिव लीडरशिप? कलेक्टिव लीडरशिप ओनली इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देयर इज नथिंग लाइक कंफ्यूजन। यार प्रेसिडेंट पे एक होता है तो फेस भी आप एक ही प्रोजेक्ट करोगे ना। बीजेपी इज क्लियर, नरेंद्र मोदी इज द लीडर, दे गेट वोट्स ऑन देयर नेम, एज सिंपल एज दैट। उत्तर प्रदेश में इट्स क्लियर, दे नो कि अमित शाह इज द मैन हु इंश्योर्स कि पीपल कम आउट ऑन द ग्राउंड टू वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो दे वर्क एज अ टैंडम बिटवीन ईच अदर। इट्स लाइक यहाँ पे कौन हो सकता है आपके हिसाब से? जो मैं अगर बोल दूंगा कुछ तो फिर वो चीज़ ही जाके पूरा क्रॉस होगी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट दे हैव पोटेंशियल लीडर्स व्हिच दे कैन एक्सपेरिमेंट विद। ऑफ द रिकॉर्ड बता देना चाहिए। हिमाचल का बताइए। यार हिमाचल में मैं इस चीज पे बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि सभी लोग पागल बना रहे हैं, मेरे को लग रहा है। कोई नहीं बन, मैं इसमें कुछ पागल, सिंपल मेरा नहीं, नहीं आपका नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्या है उसमें, हमने क्या है 35 पे लटका रखा है। क्या 35 है? किसी ने तो डाल दिया 33 ± 7, 33 ± 7, इधर भी मैं उधर भी मैं यार है। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, सब लोग यही फिर एक ने कर दिया कि 36 37 तक भी वो 36 37 तक, क्या है यार, यही करना है। देखो मैं तो सिंपल चीज है, गलत सही तो चलता रहता है, मतलब गलत सही हो जाता है आपका, यार कोई भगवान नहीं है अब चीज करके विच इज देयर, बट आपको एक नेक्स्ट टिक आउट करने की होनी चाहिए। नेक्स्ट टिक आउट भी ना हो, कभी उसमें आप नेक्स्ट टिक आउट करोगे, मिस करोगे, चीज होगी, बट एटलीस्ट यू स्टैंड विद व्हाट यू सेड। अब वो सब भी छोड़ो, अब मैं आपको बता दूं इसके पीछे का। अब इनसे पूछा तो करो यार, तुम इतनी सीटें, इतनी बड़े बड़े पोल्स करते हो, कोई सीट तो नाम बता दो 4-5। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। 3 जिले हैं, मंडी, कांगड़ा और चंबा, जहां आती है 15, 10 और 5 30 सीटें। 68 में से 30 सीटें, जिस मोर देन 40% जो बोलते हैं अपर वाला। यहाँ पे महिलाओं ने वोट किया है पुरुषों से 4-4.5% ज्यादा। अच्छा। और यहाँ पे मोदी जी की स्कीमें बहुत पहुंची हैं, और यहाँ पे जो नीचे के लेवल की प्लेन से पूरा अलग नैरेटिव है, और यहाँ 60% सीट बीजेपी जीत रही है। मंडी तो सीएम भी वहीं से आते, तो वो भी चीज इज देयर। तो ये बीजेपी को एक ज्यादा बड़ा बेस देता है कंपेयर टू कांग्रेस। अब आ जाते हैं, अनुराग ठाकुर भी वहीं से आते हैं। हाँ, वो भी है, नड्डा जी का भी बिलासपुर हुआ है, वो हमीरपुर बिलासपुर दूसरे जिले में, उनके अलावा के 3 जिलों की बात कर रहा हूँ। अब हमीरपुर और बिलासपुर की एरियाज में जहाँ कांग्रेस पहले ट्रेडिशनली स्ट्रांग होती थी, जेपी नड्डा जी और ये अनुराग ठाकुर के हमीरपुर के अंदर दे हैव कैंपेन वेरी वेल, माइक्रो मैनेजमेंट खुद ही कैंप कर गए। सो उधर भी बीजेपी जो है डेंट ठीक ठाक कर रही है। तो
कांग्रेस शिमला को मैं हटा दूं, जहाँ पे 8 में से 6 से 7 सीट्स कांग्रेस जीत सकती है, और ये लोअर प्लेन के एरियाज हटा दूं, तो उसके अलावा ये जो बड़े 3 जिले हैं जो 40% सीट्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस नहीं, बीजेपी अच्छा करी। फिर एक हाटी समाज आता है जिसको लोगों ने देखी नहीं होगी पोलिंग में, क्योंकि ये सब ऊपर ऊपर एरियाज में रहते हैं। यहाँ मोदी जी का बहुत ज्यादा कल्ट है, चंबा और ये सब में, और ये जाके इनको आगे पूरा काफी ज्यादा अभी बढ़ाएंगे। उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ था हाँ, ना, रिजर्वेशन इसका करके उनको कोई रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी दिया गया था। हम्म। और जैसे उत्तराखंड में भी याद है मुझे कि क्लोज की बात की गई थी, बट व्हाई डिड द बीजेपी पोल मोर देन 40 इन उत्तराखंड वाज प्रिसाइजली कि पहाड़ों में उसको वोटिंग बहुत अच्छी मिली थी, और यहाँ पे उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा जितना उत्तराखंड का अलग चीज है, पर पहाड़ों में बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ेगा, मार्जिन बहुत क्लोज होगी। तो काउंटिंग डे पे आप देखोगे कि भाई बहुत ऊपर कोई पार्ट कांग्रेस बढ़ रही है, फिर ये हो रहा है, बट पहाड़ों में भी, और वोट 500 600 1000, क्योंकि छोटा स्टेट है तो 1000 1500 मार्जिन से 30 तो छोटी मार्जिन होती है, तो इससे मेरे हिसाब से ये डाउन द वायर जाएगा, पर बीजेपी के चांसेस ज्यादा है। रेबल्स का बहुत बड़ा फैक्टर बहुत आपने बड़ा भी है, इसमें बहुत वो बड़ा किया है। है कि लगभग 22 रेबल्स थे बीजेपी के। बहुत, और मैं आपको सबको भेजूंगा भी डिटेल सीट्स का। हम्म। वो रिबेल्स बीजेपी के थे, अगर वो नहीं होते तो बीजेपी को और फायदा होता। अच्छा। रिबेल्स को बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है रादर देन कांग्रेस को। कांग्रेस के भी रिबेल्स खड़े हुए थे, पर जो बीजेपी के रिबेल्स खड़े हुए उनने बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है देन कांग्रेस को। ये एक चीज रही है, तो इसीलिए 11% 10-11% प्लस पोल कर रहे हैं रेबल्स भी। तो ये रेबल्स का क्या मतलब उनका क्या कंप्लेंट था कि उनको नहीं, टिकट मिलना चाहिए था? हिमाचल में अगर आप पहले से ही देखोगे तो हिमाचल में हमेशा से एक रिबेल फैक्टर रहता है, और हिमाचल में क्योंकि छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, तो सब लोगों को लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। मान लो अब वोटर है 60-70 हज़ार, 70,000 80,000 वोटर है, तो 70,000 80,000 वोटर के अंदर मान लो किसी के पास 15,000 वोट है, 20,000 है, तो उसको भी लगता है कि चुनाव जीतेगा, और दूसरे को भी लगता है चुनाव जीतेगा, तो आप अल्टीमेटली किसी एक को ही टिकट दे सकते हो, तो दूसरा इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। सो दैट इज एक क्लिप भी वायरल हुई थी जहाँ पे मोदी जी हाँ, वो फोन करके बता रहे उसको बोल रहे हैं कि तुम बैठ जाओ करके। हाँ, तो वो भी चीज थोड़ा रही है, अनप्रेसिडेंटेड था। आई नो, तो वो अब पर आई गिव इट टू देम, क्योंकि दिस शोज कि हाउ मच पैशनेट एंड how much I would say cognizant the BJP is about the ground reality in a state. नहीं, वो तो करना ही चाहिए। अरे यार, आप मोदी जी वहां पे पहले से, वो जब 1995 में जब वो थे तो उनको जानते हैं ना, पर्सनली जानते हैं, और ये पीएम का है, और यही पीएम को डिफरेंशिएट करता है किसी भी दूसरे लीडर से, कि वो इस देश की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को एक्सपीरियंस किया है बॉटम अप। और मैं आपको ये खुद इसलिए बताता हूँ कि जब मैं जमीन पे तक घूमता हूँ, चप्पल घिसता हूँ, समझता हूँ लोग जो हिंदुस्तान में ट्रैवल करके, जो हिंदुस्तान में ज़मीन पे एक्सपीरियंस आप लेकर सीख सकते हो, वो और किसी जगह नहीं सीख सकते। और प्रधानमंत्री जी को एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, स्टेट के लेवल पे, चुनाव के लेवल पे, तो वो बारीकी समझते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भारत की कोई किताबी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। And that differentiates him and his thinking out of the box than any other leader. And this is what people are not able to understand, the Modi phenomena. And today it's more of, eventually it's also in the age of social media, जब 5G अब आएगा, it will be more about personalities than parties. Parties will only provide that base vote. But when you have personalities, only personalities can take it to the finish line. वही सबसे बड़ा फैक्टर है ना, पर्सनैलिटीज का जो वीक होना है, अगर वो नहीं हो इन स्टेट्स में तो मोदी जी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कैंपेनिंग की। एक्चुअली आई डोंट नो वेदर इट इज बाय डिजाइन और वेदर इट इज बाय स्ट्रेटजी, बट slowly and gradually the BJP is also understanding that at state level elections you don't need the prime minister. Like in Delhi MCD, neither Prime Minister Narendra Modi nor Home Minister Amit Shah campaigned once. And अब स्टेट जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में पोस्ट नवीन पटनायक बीजेपी हैज अ वेरी गुड चांस विच इज है। आप तेलंगाना में देखोगे बीजेपी के पास में एक आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट है लड़ने का, तमिलनाडु में उनके पास आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट है लड़ने का। सो द पार्टी इज ऑन एन एक्सपेंशन मोड, एंड व्हेन पार्टीज आर जनरली स्ट्रांग ना, क्लेमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं चीज़ को के प्रति, विच इज देयर। तो वो स्थिति है बीजेपी की, बट दे हैव
plethora of leaders who they can build on. हमने अर्बन रूरल की बात की थी, उसमें एक जब दिल्ली की बात आती है तो क्या ये कह सकते हैं कि दिल्ली ज़्यादा रूरल है इन द सेंस दैट ज़्यादा रूरल डिसाइड करता है दिल्ली में सरकार कौन हाँ, बनाता है, रूरल ये ज़्यादा सही नहीं बात है ना। यार देखो यार, मेरे को ये अर्बन वाले लोग का थोड़ा समझ में भी नहीं आता। आई टेल यू व्हाई। यार इतने आप कमेंट्स करते हो, इतने आप स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड रहते हो, इतने आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, इतनी आपकी देश के बारे में ओपिनियन होती है, पर यार जब वोट डालने आता है यार तुम्हारा वोटिंग परसेंटेज 50%, 49, 52, 53 होता है। उसके बाद बोलते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुई। तो यार यू पीपल नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ऑल्सो, एंड बिकॉज रूरल एरियाज में पीपल आर सो कॉग्निजेंट अबाउट देयर वोट्स, दे फील द पावर सो मच कि उनको वो नेता सारा उनके सामने हाथ जोड़ लेता है, गांव बॉयकॉट कर लेता है। तो अर्बन एरियाज के अंदर ये एक चैलेंज है, और ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि ये चैलेंज आगे चल के इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि एंथुजियाज्म ऑफ वोटिंग इन अर्बन एरियाज, या आई नीड टू सी अ टाइम व्हेन अर्बन वोटिंग बिकम्स मोर देन रूरल, and when that happens, then that is when we have to move towards as in voting society. And principally I am of this opinion that elections in this country are very important. I am not of this opinion ki one election should only happen, because election is the only time when a politician does not have the power and the voter has the power, and subsequent elections make the politician aware कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी सरकार जा सकती है। अदरवाइज अधिकारियों को तो जनता नहीं हटा सकती, अधिकारियों को लाइन पे लाने का काम करवाने का काम नेता का है, और अगर नेता को वोट करने का काम जनता का है। और जब नेता सतर्क रहेगा, अब जैसे मान लो एमसीडी के अंदर मैं बेसिकली बीजेपी लेट से नहीं सरकार बना, तो वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाएगी, देखेगी कहाँ हम काम नहीं कर रहे, क्या नहीं हो रहा, कैसे जनता के बीच में जा सकते, तो फायदा तो इससे जनता का ही होता है। मान लो कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे नहीं आती गुजरात में, तो वो भी जनता के उसमें जाएगी, हर व्यक्ति जनता के उसमें चीज जाएगा। तो और उससे अल्टीमेटली ये होता है कि काम जनता का कंपैरेटिवली ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। नेता जमीन पे मतलब हम्बल रहता है बंदा। अदरवाइज अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो तो इतने सारे, क्योंकि यार देश विल नॉट ऑलवेज हैव नेता लाइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना, जिनकी नीयत साफ है, सब कुछ है। आप अंदर घुसो कितने स्टेट में, बिहार में आप भी जाके देखो कि कितने क्या एमएलए हैं, कैसी क्या स्थिति है। तो फिर अगर एमएलए या एमपी को हटाने की, एमएलए को हटाने की, या किसी जैसे एमएलए पार्टी से आता है उसको सबक सिखाने की जनता में पावर ही कम कर दोगे आप, तो फिर फॉल्स नैरेटिव्स कैसे फिनिश होंगे। मान लो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी नहीं सरकार में जीतती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनती, तो आज तक यही नैरेटिव चल रहा होता ना कि देश में एंटी मोदी माहौल है, विच इज देयर। सो हाउ विल narratives, true narratives win and false narratives lose only when voting happens, because that is the true representation in a democracy right now. And that should happen at subsequent times, which I feel this is very, very important. It should not happen very, very regularly, but it should happen regularly. So I am in favor, not in favor of personally as and at this of one nation कि 5 साल में एक इलेक्शन हो, बट आई एम इन फेवर ऑफ कि इंटरवल्स के अंदर इलेक्शन हो, हर साल ना हो, हर साल भी होना चाहिए। क्योंकि एक साल में मान लो चुनाव नहीं होगा तो जनता को क्या पैरामीटर होगा। एक कलेक्टर ऑफिस के बाहर पहले तो नाम भी कलेक्टर हट जाना चाहिए। ये सब अंग्रेजों के नाम के चलते हैं। व्हाट इज कलेक्टर इन अ पोस्ट, व्हाट इज ही कलेक्टिंग। यार रेवेन्यू कलेक्शन है तो तुम रेवेन्यू ऑफिसर नाम दे दो, व्हाट इज कलेक्ट। आप किसी भी डीएम के ऑफिस में जाओ, आप देखोगे यार अपना काम कराने के लिए जनता को कई पुराने इतने सारे डीएम ऑफिस में हाथ जोड़ना पड़ता है। जनता के पास एक ही हो पाता है, विधायक जी हमारे काम कर दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी हमारे काम कर दो, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एटलीस्ट कोई टैग करता है तो काम हो जाता है। तो और पता है कि जब नहीं होगा तो वही सबक हम सिखाएंगे, आने दो नेक्स्ट चुनाव हम तब देख लेंगे। और होता भी ऐसा है कितने सारे। अदरवाइज हम क्यों बोलते हैं कि यार ये एमएलए ने काम नहीं किया, पार्टियां क्यों इतना सोचती कि टिकट वितरण इतना इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये डीएम वाला और ये ब्यूरो बाबू डाउन का जो पावर है, अगर इसको कम कर दिया जाए तो आपको लगता है कि जो एमएलए एमपी का जो वैल्यू है लोगों के लिए वो कम हो जाएगा? नहीं,
इनकी पावर कम होगी तो एमएलए एमपी की वैल्यू ज्यादा होगी ना। अभी आपके पास इतनी, देखो व्हाट कैन यू डू टू एन डीएम और एनीबॉडी, ओनली यू कैन ट्रांसफर द पर्सन। In US, the administration is purely political. Our concept of a non-political administration was independent India. You need a non-political administration for election commission. You need a non-political administration for CAG. You need political administration for adjudicating certain purposes. But when the administration has to ultimately execute the political will, and when the bureaucrat from behind is only executing the political will and is executing the political agenda, देन व्हाट इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट यार। जो सरकार में आया आदमी उसको मैं अगर सरकार में आया हूँ, मेरे को पता है रियन जी काम करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो रियन जी डिलीवर करेंगे जी। मतलब बेसिक चीज ये, कुछ फंक्शंस का ढांचा ऐसा हो सकता है जिसके अंदर पार्टीजन फैक्टर नहीं है जो हमेशा 24 घंटे चलेंगे, विच इज देयर। बट कुछ ढांचा जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे एज ओल्ड कानून जो अंग्रेजों के समय के थे, वो एक 2022 का भारत जो डेवलप्ड होना स्थिति दिख रहा है, जो न्यू इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर, उसके अंदर वो सेम नहीं अप्लाई होते। तभी अब आईपीसी की चेंज करने की भी बात चल रही है और इतने रिडंडेंट कानून भी हटे गए। तो इस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए। ये जो आपने देखता है, दो नैरेटिव बहुत चलते हैं, एक तो महंगाई का और एक है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का और महंगाई का। क्या इन इलेक्शंस में आपको देखने को मिला या 2024 के लिए देखो महंगाई तो जमीन पे लोग कहते हैं कि है, विच इज दैट, पर्टिकुलर गरीब तबके में लोग आप घूमो बोलेंगे चीज इज दैट कि भाई ये महंगा हो गया, ये चीज हो गई। जिन लोगों की आमदनी साथ में बढ़ी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको सरकारी स्कीम साथ में पहुंच रही उनको दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं पहुंच रही उनके लिए दिक्कत है। कि बिकॉज एंड दिस इज नाउ ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, हिंदुस्तान के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कंपैरेटिवली कम रहे, बट दैट हैज टू बी मेड अंडरस्टूड टू द पीपल, इज व्हाट आई एम सेइंग। सो लेकिन उस पे कोई कम्युनिकेशन है नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इम्पैक्टिंग इलेक्टोरली, दैट इज द होल थिंग। The day it impacts electorally, you will see communication on that too. But also on that, I feel कि globally because the inflationary pressures are so high, India के अंदर उतना comparatively नहीं हुआ है। But issue ये है कि उसको इससे globally नहीं compare कर सकते, क्योंकि globally लोगों की per capita income भी comparatively उन states areas में ज़्यादा है। So हमारे उधर कई areas में per capita income comparatively कम है, तो सरकारों पे बहुत निर्भरता रहती है। तो जिनको सरकारों की बेनिफिट्स मिले हैं उन तक वो इतना क्वेश्चन इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जिनको चीज़ नहीं मिली है उधर तक दिक्कत हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में जो लाभार्थी फैक्टर है, जो यूपी में बहुत बड़ा था और कहीं ना कहीं हिमाचल में भी इम्पैक्ट किया है पॉजिटिवली बीजेपी के लिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है गुजरात में। ऐसा है क्या? या गुजरात में नैरेटिव लाभार्थी वाला था ही नहीं, और मेरे को भी ग्राउंड पे इसके बारे में इतना सुनने को नहीं मिला। मुझे ज़्यादातर ये सुनने को मिला कि काम हुआ है, सड़क बनी है, रोड बना है, और गुजरात का जो वोटर मोदी के अगेंस्ट भी वोट करता है वो भी कहता है यार गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया किसी ने नहीं किया। आई थिंक द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो क्यों मतलब ऐसा क्यों एक ब्लॉक है कि उसके बियॉन्ड बीजेपी नहीं जा पा रही है? ये इवन इन गुजरात जो होम स्टेट है, और जो कह रहे हैं कि मोदी ने काम किया है, वो भी वोट नहीं डाल रहे हैं। बिकॉज जब एक परिवार में आदमी, जब पिता और बेटे भी 20 साल तक आजू बाजू एक दूसरे को दिखेंगे, तो उनमें भी कोई चीज़ होगी, बेटा भी बाहर निकलना चाहेगा, कुछ दूसरी जगह देखना चाहेगा, चीज़ होगा। तो एक वोटर में स्वभाव होता है कि थोड़े समय बाद वो चीज़ को चाहता है कि यार चलो एक चीज़ हो गई, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दूसरा देखे, कुछ नया देखे। दैट्स अ बेसिक वैक्यूम। तो बीजेपी इसलिए नहीं पा, ये आपने बड़ा अच्छा चीज़ इज देयर कि कुछ वोटर्स जो है अब, पर इसमें भी कैच है रेंजी कि वो लोकसभा में 65% तक पहुंच रही है, असेंबली में लोकल फैक्टर्स डोमिनेट ज्यादा करना चालू करते हैं। भाई अगर वहां पे क्योंकि लोकसभा में आप लोकसभा में जितने 14 में वोट लेके आए उससे ज्यादा आप 19 में वोट लेके आए, और शायद उससे ज्यादा आप 24 में भी वोट लेके आओगे। तो वो कहना कि आपने बेस एक्सपैंड नहीं किया वो गलत है। मोदी के नाम पे आपने पूरा बेस एक्सपैंड किया, पर जब स्टेट लेवल पे आप आ जाते हो फिर आप कई जगह पे जिसने कैंडिडेट खराब है, जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, चीज़ें नहीं पहुंची, वहाँ दिक्कत होती है। सरकार के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि वो हर चीज़ हर व्यक्ति को खुश करे। उदाहरण देता हूँ, सुरेंद्र नगर के उसमें था मैं, वो पहले बीजेपी की तरफ था, फिर एक मेरे को व्यक्ति मिला, उसने बोला कि यार देखो ये बांध हमारा जो था, ये बांध हमारा पहले पूरा सही था, पिछले 2 हफ्ते से बांध में पानी नहीं आ रहा, मैंने अधिकारी को फ़ोन किया, सुन नहीं रहा है, बंदा सुन नहीं रहा है, और मेरे पूरा खेत खराब हो गया। अब वो 2 हफ्ते बेशक आगे ठीक हो जाए, पर वो 2 हफ्ते के बेसिस पे
अपना उसने एक निर्णय लिया। तो ये बहुत सारे डायनामिक्स चीज होते हैं। मान लो आप रह रहे हो, आप बहुत खुश हो, मोदी पीएम मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मान लो आप केजरीवाल कर रहे हो, राहुल कर रहे हो, और उसी की पार्टी का एक एमएलए आता है और आप उसको नमस्ते बोलते, आपका काम नहीं करता और बोलते मेरा जायज काम है, ये मेरा चीज इज देयर, इसको लीगल काम को नहीं किया, तो आपकी फिर एक इमेज जो होगी वो चेंज हो जाएगी। उसका ये मतलब नहीं कि वो अपने बेस को एक्सपैंड नहीं कर रहा। सो इट इज ऑन मल्टीपल। या मान लो कि पुलिस वाले ने आपके साथ गलत किया और आप उस चीज इज देयर और आप बोलते हैं कानूनी रूप से मेरे साथ गलत हुआ है, और उसमें फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो आप बोलते हैं क्या मैं सारा उठा रहा हूँ, चीज कर रहा हूँ, पूरी तरीके से बात कर रहा हूँ, पर मेरे लोकल लेवल पे तो वो स्थिति नहीं है। तो इसीलिए स्टेट लेवल्स को में स्टेट इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। पर आप नेशनल लेवल पे देखोगे तो बीजेपी का फुटप्रिंट इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर भी बढ़ रहा है और सीट शेयर भी बढ़ रहा है, क्योंकि वहां आदमी देख रहा है कि यार मोदी इज टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड। दैट्स द एंटायर थीसिस व्हिच इज देयर। So that is the whole concept. And what my reading of Gujarat is that they are making it as a state, as an aspirational state, जिसमें डेवलपमेंट का चस्का हर व्यक्ति को दे रहे हैं। तो मोदी के विकास में, बाकी में मोदी के विकास में ये कि यार तुम मेट्रो ला दो, जैसे आदमी को समझ में तो है डेवलप्ड लिविंग कैसे करते हैं ना। पहले के नेताओं में क्या होता था, यार हम सरकारी स्कीम दे रहे हैं, रोड बने ना बने कुछ नहीं, आप मेट्रो ले आओ, आप स्टेट ऑफ द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ, आप टॉप क्वालिटी मतलब आप स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनीज को लेके आओ। सो यू गेट अकस्टम्ड टू अ डेवलप्ड वे ऑफ लिविंग। दैट इज वॉट यू सी इन गुजरात विच इज हैपनिंग. So it is not a model which wants to make people dependent on government, which should not happen, which is correct. Because जितने कम लोग सरकार पे निर्भर होंगे उतनी ज्यादा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. So his whole logic now, the gift city which is coming up. Now the gift city was visualized when he was the chief minister. Now it is getting implemented on the ground. एंड इट इज, आप जाके देखोगे इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब आपको हांगकांग सिंगापुर उसके लेवल पे इसको बिल्ड किया जा रहा है. सो 10 years डाउन द लाइन यू विल सी कि बॉस ये तो यार क्या विजन थी उस वक्त की. मान लो इफ बुलेट ट्रेन इज कमिंग अप, सम पीपल मेड फन ऑफ इट. बॉस हाउ विल यू ग्रो एज अ डेवलप्ड सोसाइटी व्हेन यू डोंट हैव एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. एवरी कंट्री विच हैज प्रोवाइडेड. अगर मेरे आसपास टॉप क्वालिटी रोड्स है, टॉप क्वालिटी चीजें हैं, सो आई विल हैव अ डेवलप वे ऑफ लिविंग. फिर अगर मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी या मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उसको उठाऊंगा, पर एटलीस्ट मेरी बेसिक एम्यूनिटीज का तो ख्याल रखा गया ना. ये मैं चीज कहना चाह रहा हूँ. इंडिया के अंदर जितनी ज्यादा लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और जितनी ज्यादा लोगों की आमदनी बढ़ेगी और जितना ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा ही देश बड़ा होगा. आए तो विजुअलाइज किया जितना कम लोग सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो उतना ज्यादा आपका वोटर जो होगा ना वो फ्री माइंड का वोटर होगा. पहले के नेता लोग क्या करते थे कि यार हमारे ऊपर जितनी ज्यादा जनता निर्भर हो तो हम जो है उस हिसाब से पूरा चीज करेंगे और हमारी उससे पावर फील्ड करेगी. दिस इज व्हाट आई फील इज द चेंज. बट येस आई एग्री कि ये जो महंगाई वाली आपने बात करी है, आई हैव सीन दिस ऑन द ग्राउंड प्लेसेस वेयर पीपल्स पर कैपिटा इनकम इज नॉट इंक्रीज्ड इज व्हाट आई एम सीइंग. तो टेक अवे ये है कि हिमाचल और गुजरात में थोड़े अच्छे लीडर्स, रीजनल स्ट्रॉन्ग लीडर्स लेके आएँ और दिल्ली एमसीडी में किसी एक ऐसे व्यक्ति को करें खड़ा जो वुमेन में जिसका अपील हो और जिसका गरीबों में काफ़ी अच्छा पकड़ हो. हाँ, मतलब जो नॉन इलेक्शन के समय भी जिसको क्लियरली प्रोजेक्ट किया जाए, जो फील्ड में रहेगा तभी काम फील्ड में होगा. रहेगा. सोशल मीडिया से आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं. आप सोचो कि सोशल मीडिया से आप माहौल बना सकते हो, ये चीज इज देयर. तो कोई सोच ले कि भाई इनने सोशल मीडिया पे बहुत कर दिया, इनने कुछ नहीं होता. नहीं, सोशल मीडिया पे आप नैरेटिव अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो आप रीइंफोर्स करो ग्राउंड पे, तो वो अच्छा है. बस ग्राउंड का कोई भी रियल नेता वही है जो जमीन पे रहता है. जमीन का कोई चीज नहीं है. टीवी, सोशल मीडिया, ये सब जो है ये 1% ऑफ द रियल चीज है. मतलब ऑफ द आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स. व्हाट इज पॉलिटिक्स? इज अबाउट गेटिंग वोट्स. नैरेटिव इज 1% ऑफ पॉलिटिक्स इज व्हाट आई पर्सनली फील. सो दैट इज द टेक अवे. और हिमाचल में तो दे हैव जयराम ठाकुर ना. हिमाचल में द थिंग इज कि नाउ बट ही वाज गिवन ओनली 3 odd terms. नाउ सपोज इफ द बीजेपी कम्स बैक, then he will try to establish himself. जयराम ठाकुर के प्रति हिमाचल में कोई रोष नहीं है. कोई रोष नहीं है. ये आपको बोलो ना, आदमी कोई मतलब न्यूट्रल हैं लोग. हाँ. They should be positive towards the... But it takes time also which is there. When you have such a towering personality in terms of Modi, which is such a global leader, so for any other leader to establish his presence in that state or in place, it takes certain amount of time. It does not happen overnight. Where in Delhi, I agree, they have to project a leader. And in Gujarat,
Gujarat has always worked on Modi's cult, and I think till 2024 it will work on Modi's cult. They are developing youth leaders. There, Harsh Sanghvi is being developed. There are people who have. अच्छा, हर्ष संघवी का कास्ट शायद जैन है ना? चैन है तो वो उसमें वो नहीं होगा, उसको क्रॉस कास्ट वोट अपनी अब जब तक तो He has that appeal. विद दैट लॉ आई सी नॉट पैन गुजरात आई एम टॉकिंग अबाउट मजूरा पैन गुजरात देयर इज ओनली वन मैन हु हैज अपील व्हिच इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द नहीं सेकंड उसी उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी में पैन कास्ट अपील है ना? 100%. ओके. और द सेकंड पर्सन हु नोज गुजरात ऑन द टिप्स इज होम मिनिस्टर अमित शाह. I have seen that man take booth level meetings. He has everything on his tips. आप उससे बोलो कि इस गली में कितना वोटर है, कहाँ है, सब कुछ he knows it. So had he not been there, this would have been a completely different. What about C.R. Patil? C.R. Patil also for sure, but you know I would not like to compare the two, but I would say C.R. Patil has strong amount of presence in South Gujarat. He knows South Gujarat in and out. जहाँ पे बीजेपी comparatively weak है. वीक कहते हैं पर अभी 17 में भी नहीं थी, 22 में भी मुझे नहीं लगता, डेटा नहीं कहता इतना वीक रहेगी. पर अमित शाह का जो एक हर सीट के ऊपर जो उनकी एबिलिटी है ना, रात को 11 बजे से लेके 3 बजे तक की मीटिंग लेना, हर बूथ के कार्यकर्ता की चीज़ मीटिंग लेना, और बहुत क्लियर हेडेड आदमी है कि उनको पता है कौन उनके लिए वोट करेगा, कौन उनके लिए वोट नहीं करेगा, जो वोट करेगा उसको कैसे लेकर आना है, और उनको पता है कि वोट मोदी के नाम पे ही होगा. अमित शाह इज वेरी क्लियर दैट व्हाटएवर इट इज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सौराष्ट्र में क्या दिक्कत है? वहां पे तो सौराष्ट्र पानी में भी पहुंच गया था शायद इस बार. Saurashtra has voted based on caste. It's only because it's a rural thing. It is largely rural dominated, and traditionally also Saurashtra has voted based on caste, which is there. So caste is something which is really Saurashtra has voted based on that. ठीक है प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा. काफी इंफॉर्मेशन आपसे अगर मिलती एग्जिट है. पोल्स हमारे सही ट्रेंड दिखाते हैं तो फिर हम उसके बाद में भी वापस आपके साथ हाँ, जुड़ेंगे. और आई ऑल्सो होप दैट योर दिस पॉपुलर पॉडकास्ट रीचेस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इन द ईयर टू कम. थैंक यू सर, थैंक यू. चलिए धन्यवाद. नमस्ते. नमस्ते. धन्यवाद.